हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडिया इन आर के स्टडी ग्रुप। आर के स्टडी ग्रुप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे पार्ट 3 जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। 31 से लेकर हम लोग 60 तक देखेंगे। ओके, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एमेच्योर कबड्डी क्या है कि एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल है, ग्वालियर है, जयपुर है या दिल्ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जयपुर में है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। यह भारत में खेल को नियंत्रित करता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भी आयोजित करता है। और यह संस्था ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ और एशियाई कबड्डी महासंघ से भी संबंध रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है, गलत बताना है। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल में है, ये सही है। तो रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय जो है सिकंदराबाद में है, ये भी सही है। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई, ये गलत है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान जो है कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो बताइए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? ये है, कहाँ है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ है? मैसूर में है। कहाँ है? मैसूर में है। तो आगे देख लेते हैं। देखिए क्या है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है और संस्थान का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक और आदिवासी भाषाओं की रक्षा आलेखित करना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 जुलाई 1969 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था? ठीक है, तो कब खेला था? इंग्लैंड मतलब कि ऑस्ट्रेलिया 1977, या ऑप्शन बी इंग्लैंड 1975, या ऑप्शन सी न्यूजीलैंड 1975 या इंग्लैंड 1974। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इंग्लैंड जो है 1974 में खेला था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला जो वनडे है 13 जुलाई 1974 को लीड्स ऑफ हेडिंग्ले में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? 2014 से, 2015, 2016, 2017? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2015 से हुआ था। आगे देख लेते हैं। तो देखिए जो 11 दिसंबर 2014 को अमेरिका में स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद क्या हुआ था कि सर्वप्रथम इसे 21 जून 2015 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? शीतलन महाजन राणे, या मंजू, या अनामिका शर्मा, या श्वेता परमार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंजू थी। कौन थी? मंजू। देखिए मंजू ने ये 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई और सेना की पहली महिला सोल्जर स्काई डाइवर बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? लक्ष्मी मित्तल को, ओम प्रकाश जिंदल को, जसमेत जय ईरानी को, अनिल अग्रवाल को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? जसमेत जय ईरानी है। ठीक है,
इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। जसमेत जे ईरानी के बारे में। ये भारत के जो स्टील मैन के रूप से भी जाना जाता है और इनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया था और 2007 में इन्हें पद्म भूषण से मतलब पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2008 में भारत सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया था और 1997 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया या भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारत में। ठीक है, देखिए आगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख शक्तिकांत दास को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेशनल कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है? डीएसएल, केबल, फाइबर ऑप्टिक्स या सैटेलाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डीएसएल है। देखिए डीएसएल क्या है कि डिजिटल सब्सक्राइब लाइन है। ठीक है, और ये कार्यस्थल ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए सबसे लोकप्रिय तकनीकी है और एक नियमित तांबे की टेलीफोन लाइन पर उच्च गति के इंटरनेट को प्रसारित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ई कॉमर्स का निम्नलिखित में कौन सा लाभ है? ई कॉमर्स का निम्नलिखित में यानी इंटरनेट के द्वारा जो हम लोग बिजनेस करते हैं उसका क्या लाभ होता है? क्या यह 24 मतलब कि 24 घंटे मतलब सप्ताह में 24 घंटे उपलब्ध है, सीमित पहुंच है या खरीदारी के अनुभवों को व्यक्तिपरक करने की अक्षमता है? ये गलत है। ऊंची परिचालन लागतें हैं? ये भी गलत है। सीमित पहुंच है, सीमित मतलब कि एक लिमिटेड पहुंच है क्या, और 24 घंटे उपलब्ध है, ये ठीक लग रहा है। इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से ये हो जाएगा, अपने हिसाब से आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्योंकि सीमित पहुंच है, और भी मंगा सकते हैं, कोई भी ज़रूरी नहीं एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ई कॉमर्स के क्या क्या लाभ हो सकते हैं कि वैश्विक विपणन पहुंच प्रदान करता है, उत्पादों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में आसानी प्रदान करता है, आमतौर पर इसमें कम परिचालन लागत शामिल होती है और सीधे उपभोक्ता तक पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए एक छल करना शामिल है? तो फिशिंग हमला कहा जाएगा या एसक्यूएल इंजेक्शन हमला कहा जाएगा या डीओएस हमला कहा जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिशिंग हमला कहा जाएगा उसे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं कि देखिए फिशिंग क्या है। यह धोखाधड़ी संचार भेजने का अभ्यास है जो एक प्रतिष्ठित स्रोत से आता हुआ प्रतीत होता है। इसमें लोगों को धोखा देकर संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर आदि उपलब्ध कराना शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? एक नेटवर्क को आवंटित पहुंच की अनुमति देना, या एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना, या एक नेटवर्क के डाटा का बैकअप तैयार करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना इसका उद्देश्य होता है। आगे देख लेते हैं। देखिए फायरवॉल एक क्या है, सुरक्षा प्रणाली है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क में या उसके बाहर अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फायरवॉल का जो उपयोग अक्सर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि बिना पहुंच वाले इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट से जुड़ी निजी नेटवर्क या इंट्रानेट के साथ इंटरफेस करने में सक्षम नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसके उदाहरण हैं? C2B के, C2C के, B2C के या B2B के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? B2C के हैं। आगे देख लेते हैं।
जो फ्लिपकार्ट और अलीबाबा, अमेजन सभी बिजनेस टू कंज्यूमर हैं, B2C ई कॉमर्स व्यवसाय के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। तो क्या कहते हैं उसे? सूचीकरण, विसंकेतन या संकेतीकरण या ध्यान से सुनना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिकोडिंग है। क्या है? डिकोडिंग है। ओके, तो विसंकेतन मतलब डिकोडिंग। तो इसमें क्या होता है कि डिकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राप्त संदेश से स्रोत द्वारा प्रयुक्त प्रतीकों को व्याख्या करता और प्राप्त करता वह व्यक्ति है जो प्रेषक से संचार प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? नहीं पूछ रहा है, वेब ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम या यहू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहू जो है सर्च इंजन है, और बाकी जो तीन है क्या है? वेब ब्राउज़र हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहू जो .com की स्थापना अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD कर रहे दो छात्रों डेविड फिलो और जेरी योंग ने 1994 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चैट GPT का विकास किसके द्वारा किया गया? तो गूगल के द्वारा, ओपन AI के द्वारा या एप्पल के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ओपन AI के द्वारा किया गया था जी चैट GPT का। देख लेते हैं, चैट जो GPT है ओपन AI के द्वारा शुरू किया गया, और जो अमेरिकी नॉन प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी है, इसके संस्थापक में सैम अल्टमैन और एलन मस्क भी शामिल हैं। चैट GPT को 30 नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? निर्वात नलियों यानी वैक्यूम ट्यूब, BLSI या ट्रांजिस्टर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिस्टर कंप्यूटर जिसे अक्सर दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है, ऐसा कंप्यूटर जो है जो वैक्यूम ट्यूबों के बजाय असतत ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। देखिए, टाटीपाका जो है तेल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना 3 दिसंबर 2001 को की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर या कैस्पियन सागर। जो इजराइल और फिलिस्तीन, ठीक है, गाजा और इजराइल में जो लड़ाई हो रही थी वो किस किनारे गाजा स्ट्रिप स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर के पास है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जो गाजा पट्टी है यह भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर फिलिस्तीन और इजराइल के कब्जे में वाले फिलिस्तीन क्षेत्रों के नाम से जाने जाने वाली व्यापक क्षेत्र भीतर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो बैलाडीला किससे है? ये छत्तीसगढ़ से है। किससे है? छत्तीसगढ़ से। केंदुझर किससे है? केंदुझर, ये बताइए केंदुझर किससे है? तो केंदुझर किससे हो जाएगा? उड़ीसा से हो जाएगा। बालाघाट जो है कर्नाटक से हो जाएगा। कुंद्र में ये किससे है? ये मध्य प्रदेश से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देख लीजिए, जो बैलाडीला लौह खदान छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिलों में स्थित है, और भारत के उड़ीसा राज्य में केंदुझर जिले में स्थित एक नगर है, और बालाघाट जिला जो है मध्य प्रदेश राज्य में एक जिला है, और कुंद्रमेघ राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के कर्नाटक राज्य में चिंकमंगलूर जिले में स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? परिवर्तनी, विषमांगी, भूकंप, प्लेट विवर्तनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विषमांगी ये प्रक्रिया नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, देखिए आगे देख लेते हैं कि ओरोजेनी, एपिरोजेनी, भूकंप, प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रियाओं के माध्यम से क्रस्ट या दोष और फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों की अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम क्या करना है? इंगित करना है। और भारतीय राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार तो क्या है? पहला केरल है, मिजोरम है, त्रिपुरा, गोवा, या केरल, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, या केरल, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो किससे करना है? अधिकतम से न्यूनतम। तो पहले केरल में है, उसके बाद मिजोरम, इसके बाद गोवा, लास्ट में त्रिपुरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो बाह्य वायुमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, या क्षोभ मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्षोभ मंडल में सभी प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है? यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निचली परत है और इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हमारे सांस लेने योग्य वायु इसी वायुमंडल में मौजूद होती है और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत में घटित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलने वाली इसमें कौन सी नदी है? तो शत्रुंजी है, भद्रा है, ढाढर है, बैतरणा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बैतरणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैतरणा। ठीक है, बैतरणा नदी जो है नासिक जिले से 670 मीटर की ऊंचाई पर त्रिम्बक पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें भी क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करते हुए पहचानना है। तो नोकरेक, नोकरेक बताइए, नोकरेक कहाँ है? मेघालय में है। मानस कहाँ है? असम में है। सिमलीपॉल कहाँ है? सिमलीपॉल, तो सिमलीपॉल बताइए। तो सिमलीपॉल हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। और जो बच रहा है, क्या बच रहा है? आंध्र प्रदेश, शेषाचलम जो है आंध्र प्रदेश में है। तो आप लोग देख लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, आगे भी दिया गया है कि नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के मेघालय राज्य में पश्चिमी गारो हिल्स जिले में तुर्रा पर्वत से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और यह 47.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तारित है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर पूर्व भारत में असम राज्य में स्थित है और एक जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट है। और सिमलीपाल बायो जो रिजर्व उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया है? तो बोइसे इडाहो यूएस में, तेल अवीव इजराइल, टोक्यो जापान, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। जो भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल 1890 में बोइजो शहर इडाहो जो यूएस में है वहाँ पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? तो मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मिजोरम। किसको कहा जाएगा? मोलेसिस बेसिन, मिजोरम को। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है और यह है असंबद्ध निक्षेपों से बना है। अपने पार्वतीय भूगोलों के साथ इसमें कई वनभूमि बेसिन शामिल है जो पहाड़ों के समानांतर चलने वाली घाटी प्रकार के अवसाद हैं। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।